हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे भारत में संघीय व्यवस्था काम करती है। अब इस वीडियो में देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं, संघवाद की परिभाषा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। संघ व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम देखें कि तो संघ को चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी प्रावधान है उनको मंजूर करना या उनको मानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना होना ही पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता। भारत में संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संविधान प्रावधानों पर भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम यूज करते हैं अपने देश में, उसे भी हमें मान्यता देनी पड़ेगी कि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं संघ जो है वो अपना काम निरंतर इतने सालों से कर पा रहा है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह से होता है। भाषीय राज्य, सबसे पहली बात कि जो संघ है उनका बंटवारा कैसे किया जाए, कैसे माना जाए, कैसे बताया जाए कि कोई राज्य कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जब संघ के आधार पर हम राज्य बनाते हैं तो उनमें सबसे पहली बात देखते हैं भाषाई राज्य, कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश में हैं और उनके अनुसार ही हम जिस राज्य की भाषा जिस एरिया तक, जिस बाउंड्री तक बोली जाती है उसको एक राज्य बना दिया जाता है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। अब हमारे देश में देखा जाए तो इतनी सारी भाषाएं हैं, तो आप कैसे बंटवारा करेंगे? ये हमारे जैसे देश के लिए बहुत विविधता और बहुत मुश्किल काम था। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू करी। स्वतंत्रता के बाद 1947 में हमने स्टार्ट किया कि अब हम डेमोक्रेसी कैसे फॉलो करेंगे। 2019 तक अगर आप भारतीय राजनीति मानचित्र देखें तो इस अवधि में बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। पुराने प्रांत गायब हो गए और कई सारे नए प्रांत और सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदले गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं भी बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करते हुए किया गया, जिनमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पहली बात तो हमारी भाषीय राज्य की जो भाषा है उस पे है, और दूसरी जो चीज़ है कि अगर भाषा के ऊपर हम बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमने उनके भूगोल, संस्कृति और जातीयता को देखते हुए बंटवारा किया है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार इसी चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हुआ। इसका मतलब कि शुरू में जब बनाया गया कि भाषा के अनुसार हम बदलेंगे या देश जो राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज को, उनकी सीमाओं को निश्चित करेंगे, तो पहले ये बहुत मुश्किल लगा कि ऐसा ना हो कि देश में फूट पड़ जाए या विभिन्न जो अलग अलग संस्कृति और भाषाओं वाले लोग हैं वो अलग महसूस करने लगे। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा एकीकृत, ज़्यादा एकता लोगों में डेवलप हो गई है। भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति है को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया है। आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा मतलब जो नेशन, एंटायर नेशन के लिए जो भाषा है वो दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है। हाँ, हिंदी को हम राजभाषा जरूर कहते हैं क्योंकि लगभग 40% से ज़्यादा लोग
मातृभाषा भारत की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए भी उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अब आप समझिए कि हमारे पूरे देश में 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी राजभाषा का जो टाइटल है वो हिंदी को मिलता है। बाकी 21 भाषाओं को भी भाषा की सूची में शेड्यूल लैंग्वेजेस में रखा गया है। इनमें से जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो आप उन 22 की 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को चुन सकते हैं। हर राज्य की अपनी एक राज्य भाषा है। राज्यों का अपना अधिकांश काम उनकी ही राजभाषा में किया जाता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश में नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत संविधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा आमतौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की और अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा। मतलब उस टाइम पर हमें लगा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिशर्स के हैं, अंग्रेज़ों के हैं, वो उसी लैंग्वेज में हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, तो कोई बात नहीं। 1965 के बाद हम अपनी हिंदी को ही राजभाषा मानेंगे और उसी में जो भी हमारा बातचीत है, जो भी हमारे स्टेट या यूनियन या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो बातचीत होती है, उसके लिए हम हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी जो राज्य थे, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी थोप देती है जहां लोग कोई अन्य भाषा बोलते हैं, बल्कि भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, उसे से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। मतलब अगर मान लीजिए केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ जाती कि नहीं नहीं हिंदी को हम भाषा रखेंगे ही, और राज्य सरकारें जो है वो नहीं मानती, तो ऐसे में जो सिचुएशन हुई थी सिन्हाला की श्रीलंका में, वही सिचुएशन इंडिया में हो सकती थी। तो हमारे देश में राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने दोनों ने इस चीज़ को समझा और ऐसी स्थिति बनने से हम बच गए। केंद्र राज्य संबंध। अब हमारे देश में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके संबंध कैसे हैं, इस बात पे भी विवाद है। मतलब इस बात पे भी हमें समझना चाहिए कि जो संघवाद है वो कैसे चलता है, अलग अलग भावनाओं के साथ, अलग अलग विचारों के साथ। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यापार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी और संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक जब हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। ये एग्जैक्टली हम देखें तो कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस थी, उस टाइम कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी। तो काफ़ी समय तक ऐसा हुआ कि जो केंद्र में है वो भी कांग्रेस की सरकार है, जो अन्य राज्यों में है उसमें भी, बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में भी कांग्रेस का ही वहाँ उनकी बढ़ोतरी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो अधिकार हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। मतलब केंद्र ने जो कह दिया वो राज्य सरकारें उसे ईजिली मान लेती थी। उन केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। कई बार ऐसा होता था कि अगर केंद्र सरकार को नहीं लग रहा है कि ये काम सही है, तो वो राज्य सरकारों को की जो विधानसभाएं थी उनको भंग कर देती थी। और अगर हम देखें तो ये संघवाद के बिल्कुल अपोजिट काम होता था। लेकिन 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी जो कि नेशनल लेवल तक पहुंची। यही दौर था जब गठबंधन की शुरुआत हुई। गठबंधन किसे कहते हैं बच्चा? जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और अन्य पार्टियां उसके साथ जुड़ जाती हैं। ऐसे में हम ऐसी सरकार जब बनती है, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं।
इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर से तुलना में काफी प्रभावी है। तो हमने देखा कि कैसे एक पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन कुछ दिनों बाद 1990 के बाद हमने देखा कि वो वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी आने लगी और उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये आपको भाषाएं दी गई हैं इस पे, और पीछे दिया गया है आपको कार्टून। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो सरकार है वो बीच में बैठी है, गठबंधन की सरकार है। नीचे डिफरेंट सिंबल दिए गए हैं, साइकिल, लीफ, फ्लावर, लालटेन, चश्मा, जिनसे आप देख सकते हो कि ये लोग सब लोग मिलकर इन्होंने केंद्र की सरकार बनाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य की शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी करके राज्य सरकारों को बांटी जा रही हैं, और एक बहुत बड़ा सा बर्तन जो है वो केंद्र सरकार अपने पास रखी हुई है। ये कार्टून आपको ये बताने की कोशिश करता है कि केंद्र सरकार के पास पहले जब हमारे संविधान बना था तो उनके पास ज़्यादा पावर थी और राज्य सरकारों के पास कम थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। सबकी जो पावर्स हैं, अधिकार हैं, वो बांट दिए गए हैं और राज्य और केंद्र सरकारें अपने अपने शक्तियों के अनुसार काम करती हैं। यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट वीडियो में, भारत में विकेंद्रीकरण के साथ में। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।